नेक्स्ट इकोनॉमी में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों 5, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजटिंग और फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट बजट जो है, सरकारी बजट, इसके बारे में हमारा बजट शब्द जो है हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके जगह आर्टिकल नंबर 112 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय कथन। ठीक है। और बजट जो है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है, जिसमें बजट में क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एक साल का एक फाइनेंशियल ईयर का, जो भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, उस समय में कितना हमारे पास आंकलित प्राप्तियां होने वाली है, कहाँ कहाँ से पैसा कितना प्राप्त होने वाला और खर्चा क्या है, उसका एक आंकलन जो है, लेखा जोखा रखा जाता है। उसी को बोलते हैं बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट बनाता कौन है? तो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, वही जो है बजट बनाता है, जिसको वित्त मंत्री जो है पार्लियामेंट के समक्ष रखते हैं। अगर बजट का हम कंपोनेंट देखेंगे तो इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट या रेवेन्यू अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू मतलब राजस्व चीज़ और कैपिटल मतलब पूंजीगत चीज़। ठीक है। रेवेन्यू बजट में 2 पार्ट हो गया, कहाँ कहाँ से हमको पैसा प्राप्त हो रहा है रेवेन्यू में के रूप में, रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा होता है राजस्व खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से कैपिटल बजट का 2 पार्ट, एक है पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसीट्स, और पूंजीगत खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू रिसीट है, जो हमको पैसा प्राप्त होने वाला है राजस्व के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, वो 2 तरह हो सकता है। एक होता है टैक्स के रूप में, टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, और दूसरा होता है गैर कर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम बजट का अकाउंट देखेंगे तो वही है रेवेन्यू अकाउंट, जिसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। ये आपका उसी साल के फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। और कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता या कैपिटल बजट, इसमें एसेट और लाइबिलिटी, सरकार का जो एसेट्स होता है, परिसंपत्तियाँ, या लाइबिलिटी जो देयताएँ होता है, उससे ये रिलेटेड है। रेवेन्यू बजट फोकस करता है डे टू डे खर्चा पे और प्राप्तियों पे, और इसमें टैक्स होता है, फाइन होता है, फ़ी होता है। इसके द्वारा इसमें खर्चा मतलब पैसा यहाँ से आपको मिल रहा है, टैक्स के रूप में सरकार पैसा कमाती है, फ़ी और फाइन्स में, जो आपका रेवेन्यू बजट में जाता है। रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो जो सैलरी सरकार देती है, प्रशासन जो करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है, सब्सिडी जो प्रोग्राम चलाती है, वो आपका रेवेन्यू बजट है। रेवेन्यू बजट का उद्देश्य होता है फिजिकल स्टेबिलिटी, राजकोषीय स्थिरता, और ये शॉर्ट टर्म आर्थिक गतिविधि पे फोकस करता है। वहीं अगर कैपिटल बजट का बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म निवेश और एसेट क्रिएशन मतलब परिसंपत्तियों के निर्माण पे फोकस करता है। और इसमें क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से कैपिटल बजट में पैसा मिलता है, तो लोन में के रूप में, ठीक है, या फिर सरकार स्पेशल लेवी लगा के जो है पैसा लेती है। फिर खर्चा कहाँ होता है, एसेट बनाने में, कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका मेन उद्देश्य होता है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुकालिक आर्थिक विकास पे फोकस करता है। अगर हम बात करेंगे कि सरकार का जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा सरकार को प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है आपका इनकम टैक्स से। ठीक है। उसके बाद आप देखो जीएसटी से। सबसे ज़्यादा तो ऐसे बात करोगे कि अगर हम रेवेन्यू अकाउंट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है हमारे पास टैक्स से। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट में भी देख लेंगे, जिसमें लोन ये सब आता है, उधार आता है, तो 27% पैसा हम उधार में प्राप्त करते हैं, 19% आयकर में, इनकम टैक्स में, 18% जीएसटी में, और 17% कॉरपोरेशन टैक्स में, 5% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उत्पाद कर है एक्साइज ड्यूटी उस पर, 9% नॉन टैक्स रिसीट मतलब फाइन्स में, फ़ी में, ठीक है, 4% कस्टम से प्राप्त करते हैं, और 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट मतलब ग्रांट वारंट जो मिलता है उससे प्राप्त करते हैं। या फिर सरकार जो अपना कंपनी बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो वो 1% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है पैसा जो मिलता है। फिर खर्चा पैसा होता कहाँ है, तो चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा हम कहाँ से लेते हैं, उधार में, तो उधार में लेना वो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि इससे आपका एसेट और लाइबिलिटी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक। लेकिन जो हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, अगर डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है, डे टू डे खर्चा कर रहे हैं, वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट है। तो उधार लेना कैपिटल अकाउंट का पार्ट, लेकिन उधार लेने पे जो हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा है, और वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट होता है, उधार देना मतलब ब्याज देना। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को पैसा कहाँ खर्च होता है, रेवेन्यू अकाउंट का बात करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है। उसी तरह से
राज्य सरकार को हम लोग टैक्स भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स पे पूरा अपने पास लाती है उसका कुछ परसेंट राज्यों से शेयर करती है। तो कितना करती है? पूरे खर्चे का 21% राज्यों को टैक्स के रूप में सरकार देती है, जितना भी सरकार का खर्चा है। उसी तरह से फाइनेंस कमीशन जो बोलता है, तो जितना पैसा सरकार को जमा होता है 9% पैसा फाइनेंस कमीशन के तहत जितना बोला जाता है वो उसका होता है। 8% डिफेंस में करते हैं, 6% सब्सिडी में, 4% पेंशन में, 9% और भी खर्चा है, और 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में करते हैं। बजट का उद्देश्य क्या होता है? बजट का उद्देश्य होता है पब्लिक गुड्स को लोगों को देना। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई राइवलरी नहीं होता है, और किसी को हम एक्सक्लूड उससे नहीं कर सकते। जैसे रक्षा है, रोड है, तो ऐसा तो नहीं होगा रक्षा, मतलब अब सेना है तो सेना सबकी रक्षा कर रही है, हम किसी को उससे बाहर नहीं कर सकते। अगर सेना एक क्षेत्र का रक्षा कर रही तो ऐसा मतलब ये नहीं होगा कि दूसरा क्षेत्र का रक्षा नहीं होगा। कोई राइवलरी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। पब्लिक गुड्स, तो जो काम प्राइवेट जो लोग है वो प्रॉफिट से काम करेगा। तो जो काम प्राइवेट लोग एफिशिएंटली नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो सबको फ्री में देगा तो फ्री राइडिंग का कॉन्सेप्ट होगा, लोग जो है फ्री में सामान यूज करेंगे, उसका महिमा नहीं समझेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे। तो वो काम जो है पब्लिक सरकार देता है। एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक प्रोविज़न और पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविज़न का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ सरकार दे रही है और उसका पैसा बजट से आ रहा है तो उसको पब्लिक प्रोविज़न बोलते हैं। पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब ये, और उसके बदले में सरकार कोई पैसा नहीं लेती है, उसको पब्लिक प्रोविज़न बोलते हैं, उसको फ़ी नहीं लेती है। पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ सरकार उसको प्रोड्यूस कर रही है और बदले में हो सकता है आपसे पैसा लेगी भी और नहीं लेगी, डायरेक्ट सरकार उसको प्रोड्यूस करती है। कभी कभी कुछ पब्लिक जो गुड्स होते हैं, ठीक है, उसको प्राइवेट प्लेयर भी देते हैं और उसके लिए सरकार उसको प्राइवेट को पैसा देती है। फिर है बजट का उद्देश्य है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सरकार अमीर से टैक्स के रूप में पैसा लेती है और गरीबों को जो है पैसा वो देती है, ठीक है, सैलरी मतलब सब्सिडी के रूप में। तो ये सारा चीज़ है, पुनः वितरण करने का काम है सरकार को। स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, सरकार जो है स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को, ठीक है, उस सेक्टर को वो प्रमोट करती है जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लो सरकार चाह रही है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो उस सेक्टर में टैक्स को कम कर देगी, उसमें उसको इंसेंटिव देगी। तो बजट के द्वारा ये किया जा सकता है। साथ ही साथ सरकार को अगर लग रहा है किसी चीज़ का मांग को, डिमांड को कम करने, मान लो सोना का, तो सोना में सरकार क्या करेगी? कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। तो इसके द्वारा सरकार इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, स्थिर करता है। अगर हम टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो सरकार को जो मेन पैसा हमको मिल रहा है रेवेन्यू अकाउंट से, वो कहाँ से मिल रहा है? टैक्स के रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है, ठीक है, टैक्स के रेवेन्यू के रूप में। टैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली सरकार को दिया जाता है व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा, ठीक है। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स आता है जो इंडिविजुअल के इनकम पे लगता है, ठीक है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स लगता है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। याद रखो, कॉरपोरेशन टैक्स कंपनी के आय पे, इनकम पे नहीं लगता है, कि कंपनी जितना कमाई है उस पर टैक्स नहीं देती है, प्रॉफिट पे देती है, ठीक है। सरकारी कंपनी भी दे रही है और प्राइवेट कंपनियां भी सरकार को टैक्स देती है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो व्यक्ति के पे लगता है और उसके आय पे लगता है, ठीक है। और भी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी जो है पहले लगता था, वो किस चीज़ पे लगता था? वो लगता था आपके प्रॉपर्टी पे, स्टेट पे, है ना। लेकिन सरकार अब उसको ख़त्म कर दी क्योंकि उसमें टैक्स बहुत कम कलेक्ट होता था। इनडायरेक्ट टैक्स जो है दे रहा है कोई और लिया जा रहा है कोई और, मतलब उसका प्रभाव किसी और पे पड़ता है, देता कोई और है। जैसे हमने कुछ सामान खरीदा, मैगी, ठीक है, तो मैगी का जो टैक्स है वो सरकार आपसे कलेक्ट नहीं कर रही है, वो किससे कलेक्ट कर रही है? वो डायरेक्टली कलेक्ट कर रही है जो मैगी बना रहा है उससे। लेकिन मैगी का जो प्रोड्यूसर है वो खुद नहीं दे रहा है, वो आपसे पैसा कलेक्ट करके दे रहा है सरकार को, है ना। जिसमें आपको अलग से मैगी आप खरीद, अलग से सरकार टैक्स नहीं ले रही है, उसी में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब जो भी मैगी का मूल्य है उसमें टैक्स इंक्लूड है। लेकिन जो फैक्ट्री में मैगी बना होगा, जो प्रोड्यूसर उत्पादक होगा, वो तो जितना सामान उसने बेचा है, सेल्स टैक्स वही वो ले सरकार को देगा। वो पैसा थोड़ी देगा जिस मैगी बनाने में जो खर्चा उसको लगा और सारा चीज़, कंजम्पशन टैक्स नहीं देगा ना। तो वो क्या करता है? सरकार को टैक्स तो दे देता है, लेकिन वो टैक्स किससे लेता है? कस्टमर से लेता है, ठीक है। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? अगर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे। लेकिन टैक्स दे रहा है कौन?
आपका मतलब किससे कलेक्ट किया जा रहा है, आपका टैक्स प्रोड्यूसर से, और उसको दे कौन रहा है, कंज्यूमर। ठीक है, तो जिसमें जहाँ टैक्स लगता है वो अलग है और जिससे टैक्स लिया जा रहा है वो दोनों अलग अलग है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन जिससे टैक्स लिया जा रहा है और प्रभाव उसी पे पड़ रहा है तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब जैसे आपका आय टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर, तो जितना आप कमाओगे उतना टैक्स दोगे, तो टैक्स सरकार आपसे ले रही है और प्रभाव आप ही पे पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, सरकार कलेक्ट कर रही है टैक्स किससे, जो बिजनेसमैन जो सामान जो बेच रहा है उससे, और ले रही है किससे, आपसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, एक्साइज ड्यूटी, जो चीज़ों को, जो भारत में जो सामान बन रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। फिर है कस्टम ड्यूटी, अगर आप सामान बाहर से मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो विदेश से, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारा बजट होता है उसमें सिर्फ उसी साल का आकलित प्राप्तियां और खर्चा नहीं होता, एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत सारा चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि कितना हमको पूंजीगत प्राप्तियां और रेवेन्यू रिसीट, मतलब राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, कैसे हम जो है अपना रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से पैसा हम अपना इकट्ठा करेंगे वो होता है, कैसे और कितना। फिर एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना हमारा खर्चा है वो। उसके बाद जो साल ख़त्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए बजट आएगा 2025-26 का, आ गया है बजट। ठीक, तो 2025-26 का तो इसमें ये तो रखा ही जाएगा। अब ये जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेगा, जो भी बजट 2025-26 का होगा। तो इसमें ये भी रखा जाता है जो साल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जो साल ख़त्म होने वाला है, जो साल हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें एक्चुअल कितना रिसीट और एक्सपेंडिचर हमको हुआ है। ठीक है, और जो साल चल रहा है उसका कितना आकलित होगा वो भी इसमें बजट में रखा जाता है। साथ ही साथ बजट में कैसा कौन कौन सा हम टैक्स लेके आने वाले, कौन कौन सा स्कीम, उसके बारे में भी जानकारी होती है। रेवेन्यू रिसीट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। ये नॉन रिडीमेबल होता है, मतलब एक बार अगर आपने टैक्स दे दिया तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमको वापस दो, उसको नॉन रिडीमेबल बोलते हैं। और इसमें सरकार पे कोई लायबिलिटी और नहीं होता है। अगर आपने टैक्स दिया तो आप सरकार से कुछ डिमांड करोगे, वो ठीक है करिए, लेकिन सरकार पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको अगर आपने टैक्स दिया तो बदले में आपको कुछ देगी, कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार देती क्यों है, क्योंकि उसको नहीं देगी तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियां हैं, इसको फाइनेंस बजट का अलग, बजट में अलग अलग बिल होता है। एक बिल होता है फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल के द्वारा सरकार अलग अलग टैक्स लगाती है, नॉन टैक्स लगाती है, वो है रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल। इसमें टैक्स नॉन टैक्स आता है। तो टैक्स तो हमने देख लिया, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अगर नॉन टैक्स के बारे में बात करेंगे तो सरकार को नॉन टैक्स के रूप में जो पैसा मिल रहा है, कौन कौन सा, इंटरेस्ट रिसीट। अगर सरकार ने किसी को लोन दिया तो सरकार ने किसी को लोन दिया तो सरकार के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे सरकार को रिटर्न मिलेगा। देखो जो चीज़ लगभग 1-2 बार होता है, ठीक है, मतलब बार बार नहीं होता है, और जिससे भी एसेट लायबिलिटी, परिसंपत्तियों और देयताएं का निर्माण होता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, जो छोटा छोटा खर्चा है जो लगातार होते रहता है और उसे एसेट लायबिलिटी नहीं बन रहा है, और जो डे टू डे हो रहा है, मतलब जो एक टाइम इंटरवल में ही हो रहा है ना, थोड़ा ऐसा नहीं है कि कभी कभी हो रहा है, लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो सरकार को जो नॉन टैक्स के रूप में पैसा प्राप्त हो, मतलब सरकार ने किसी को लोन दिया तो बदले में ब्याज मिलेगा, और वो भी रेगुलर मिलते रहेगा जब तक वो व्यक्ति पूरा पैसा वापस नहीं कर देता है तब तक, है ना। तो लोन सरकार अगर दे रही है तो वो सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और सरकार को कहीं से लोन अगर मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। लेकिन जो सरकार इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार को ब्याज जो मिल रहा है, जो सरकार ने किसी को लोन दिया था, तो वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होगा, जिसको इंटरेस्ट रिसीट बोलते हैं। उसी तरह से सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सरकार अगर किसी कंपनी को बेच दे रही है तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो सरकार का कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा, कैपिटल प्राप्तियां होगा, पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि सरकार का इससे पूंजी कम हो जाएगा। अगर कंपनी सरकार बेच देगी तो फिर वो सरकार की कंपनी नहीं रहेगी, या फिर डिसइन्वेस्ट, सरकार को प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा उस कंपनी से, क्योंकि वो सरकार की है ही नहीं कंपनी। तो जो भी चीज़ से हमको
मतलब रिटर्न मिलता है, ठीक है, पैसा मिलते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, वो चीज़ जो होता है हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। और जो उससे हमको पैसा मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, चाहे हम जो लाभ कमा रहे हैं या फिर हमको कहीं से लोन हमने किसी को दिया उससे जो ब्याज मिल रहा है, वो आपका रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का कहलाता है वो। तो सरकार को कोई भी सरकारी कंपनी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है, वो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसी तरह से सरकार बहुत सारा किसी को लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देती है, कोई पासपोर्ट इशू करती है, तो उससे जो भी पैसा हो रहा है ये डे टू डे हो रहा है। सरकार का कोई से लाइबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है, एसेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, छोटा मोटा खर्चा है, रेगुलर बेसिस पे खर्चा है, ठीक है, और सरकार का कोई लाइबिलिटी नहीं है इस पे। तो वो क्या हो गया, वो सब आपका फ़ी और चार्ज, वो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। फिर सरकार फाइन और जो पेनाल्टी लगाती है, ट्रैफिक फाइन्स, ये सब वो सारा चीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। उसी तरह से सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। इसी तरह से सरकार जो माइनिंग के लिए लाइसेंस देती है, रॉयल्टी देती है, 2G स्पेक्ट्रम ये सब करती है, वो सारा चीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। फिर सरकार को कहीं से अगर ग्रांट मिल रहा है, डोनेशन अगर मिल रहा है, तो चूंकि एसेट लाइबिलिटी प्रभावित इससे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या है, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, चाहे वो पैसा विदेश से मिले या फिर इंडिया से मिले ग्रांट के रूप में। ग्रांट और डोनेशन वो चीज़ होता है जिसको हमको वापस नहीं करना है, वापस नहीं करना है तो सरकार पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, और जहाँ भी एसेट लाइबिलिटी प्रभावित नहीं होगा वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट होता है। सरकार कोई गुड्स और सर्विस बेच रही है, जैसे योजना मैगजीन बेचती है और भी चीज़ बेचती है, तो उससे सरकार को प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, तो वो चूँकि टैक्स तो नहीं लगा रही है, इसलिए नॉन टैक्स गैर कर रेवेन्यू है। उसी तरह से सरकार का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सरकार ने उधर रेंट पे दिया है, लीज पे दिया है, किराए पे दिया है, ठीक है, तो वो सब क्या है आपका हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कैपिटल रिसीट होगा वो चीज़ जो आपको सरकार का एसेट लायबिलिटी प्रभावित हो रहा है। जैसे सरकार को कहीं से लोन मिला, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सरकार पे लायबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, है ना। सरकार को अगर कहीं से लोन मिला है तो हमको लोन को वापस करना है, तो वो सरकार की लायबिलिटी है लोन, ठीक है। या फिर सरकार ने किसी को लोन दिया था, तो जब लोन दिया था तो बदले में हमको क्या मिल रहा था, ब्याज, इंटरेस्ट मिल रहा था। तो जो भी चीज़ हम किसी को दिए हैं और उसके बदले में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का। अब हमने किसी को लोन दिया तो हमको क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था, तो मतलब मेरा वो कैपिटल, मतलब वो मेरे लिए क्या था, एसेट था, एसेट उससे बढ़ रहा था। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमारा एसेट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हमको उससे रिटर्न मिलता है, पैसा मिलता है। जब वो व्यक्ति ये लोन वापस कर देगा तो ये जो हमने हमारा एसेट था वो अब एसेट नहीं रहेगा, एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि अब उससे हमको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं भी लोन का अगर लेन देन अगर हो रहा है, ठीक है, या फिर कंपनी बेची जा रही है, तो उससे जो भी पैसा हमारा हो रहा है, मिल रहा है हमको पैसा, चाहे मेरा खुद का लोन हमको वापस मिल रहा है या फिर हमको बाहर से कोई नया लोन मिल रहा है, तो वो आपका कैपिटल रिसीट का ही पार्ट होता है। अगर हम कोई कंपनी को बेच रहे हैं तो वो भी हमको क्या है, कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है। बेच रहे हैं मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करें, विनिवेश करें। जब सरकार विनिवेश मतलब जब कोई भी कंपनी का मालिक सरकार होता है, ठीक है, और अभी भी सरकार मालिक ही है, लेकिन अपना शेयर अगर कम कर दिया है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और सरकार अगर अपना शेयर घटा के 51% से कम कर ले तो सरकार उसकी मालिक अब नहीं रहेगी, तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेटाइजेशन हो, उससे जो भी पैसा हमको मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियाँ का पार्ट होता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को देखने के लिए भारत में एक विभाग है जो आपका वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, जिसका नाम है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यही देखती है कि सरकारी जो केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उसमें विनिवेश से रिलेटेड मामलों को, ठीक। अब है नॉन डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। डेट क्रिएटिंग मतलब जिससे आपको लायबिलिटी हो रहा है, जो आपको पैसा देना है, डेट मतलब उधार होता है। तो अगर आपको किसी ने लोन मिला है, चाहे वो हम इंडिया में अंदर मिला हो या फिर सरकार को बाहर से मिला है, या तो फिर सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचा या डेटेड सिक्योरिटी को बेचा और उससे पैसा, तो एक तरह का लोन है। तो ये लोन जो होगा वो डेट रिसीट होगा। नॉन डेट मतलब सरकार ने अपनी कोई कंपनी को बेचा तो, या फिर सरकार को वो पैसा वापस मिल रहा है, जो लोन का पैसा सरकार ने दिया था वो वापस मिल रहा है। तो जो वापस मिल रहा है तो वो चूँकि उधार तो हमारा बन नहीं रहा था, उधार हमारा हमने किसी को दिया तो वापस मिल रहा है, तो इसलिए नॉन डेट रिसीट होगा। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जो ये सब जो हो गया प्राइवेटाइजेशन,
वो सब सरकार के लिए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट जो होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ का क्या प्रभाव होता है, अगर हमको किसी से लोन मिल रहा है तो हमारा लायबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि हमको पैसा उसको वापस करना प्लस ब्याज भी देना है। अगर हम मान लीजिए कोई कंपनी को बेच के पैसा कमा रहे हैं कैपिटल रिसीट, तो हमारा क्या होगा, वो एसेट जो होगा कम होगा क्योंकि अब हम उसको उससे पैसा फ्यूचर में नहीं मिलेगा क्योंकि अब मेरी कंपनी, या मिलेगा भी तो कम मिलेगा क्योंकि अब हमने अपनी कंपनी का शेयर बेचा है। ठीक है, तो जहाँ भी हमारा लायबिलिटी बढ़ता है या फिर एसेट हमारा घटता है तो आपका कैपिटल रिसीट का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो सरकारी खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो जिससे आपका एसेट और लायबिलिटी नहीं बनता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे होता है नॉर्मल सिचुएशन के लिए किया जाता है। जैसे सैलरी के लिए, पेंशन के लिए इंटरेस्ट ब्याज देना है तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई उधार लिया उस पर ब्याज देना है, या फिर गवर्नमेंट या और भी जो हैं उसको ग्रांट वारंट अगर सरकार दे रही है राज्य सरकारों को, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। राजस्व खर्चा का जो अंग होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट होता है और इंटरेस्ट पेमेंट राजस्व खर्चा का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, राजस्व खर्चा का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो आप ब्याज दे सकते हो किसी भी पे भी दे सकते हो। अगर आपने मार्केट से सरकार ने लोन लिया या विदेश से लिया फिर और भी कहीं से भी लिया है तो आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा ब्याज। इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का राजस्व खर्चा का पार्ट है। डिफेंस में भी जो हम लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू अकाउंट का ही पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सब्सिडी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, सैलरी पेंशन भी, और राज्य सरकार को या लोकल बॉडी को केंद्र सरकार जो ग्रांट देती है वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट वो होता है जिसमें एसेट और लायबिलिटी प्रभावित होता है। जैसे मान लिया हमने कहीं स्कूल बनाया तो हमारा एसेट जो होगा बढ़ जाएगा। हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर हमने किसी से लोन लिया था और वापस कर दिया तो मेरा क्या होगा, लायबिलिटी कम हो गया क्योंकि हम उसको वापस कर दिए। तो जहाँ भी एसेट और लायबिलिटी प्रभावित होता है, चाहे आपका एसेट बनेगा या फिर लायबिलिटी आपका कम होगा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन लिया, बिल्डिंग लिया, मशीनरी लिया, इन्वेस्टमेंट किया, शेयर में लोन सरकार ने किसी को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, या सरकार ने वापस किसी को लोन कर दिया, तो वो सारा चीज़ भी क्या हो गया हमारा डिसइन्वेस्ट। सरकार ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है तो सारा चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। ये एक ट्रेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो ये जो आप काला काला देख रहे हो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, वो बता रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग जो है, जब सरकार खर्चा कर रही है, ठीक है, और ग्रांट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है ना। अभी हमने देखा जो ग्रांट होता है वो किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट वो चीज़ होता है कि जिसको आपको वापस करना नहीं होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट देती है और राज्य सरकार उसको वापस नहीं करती है। लेकिन मान लो सरकार ने ग्रांट दिया केंद्र सरकार ने, और उसे राज्य सरकार ने कोई स्कूल बना लिया, कोई कैपिटल बना लिया, कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट बना लिया, तो हालांकि वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट था ग्रांट, लेकिन उससे कैपिटल बन रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये वाला एक्सपेंडिचर तो होगा ही। इसके अलावा अगर इफ़ेक्टिवली हम देखें तो कुछ पैसा जो है, जैसे 7.5.9% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है राज्यों को वो 3.9% दे रही है, जिससे राज्य सरकार उसी पैसे से क्या कर रहा है, उसी पैसा को उससे कैपिटल बना रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखोगे तो हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना। भले अगर सरकार रेवेन्यू के तहत ग्रांट अगर दे भी रही है, लेकिन अगर राज्य सरकार उससे कोई स्कूल, हॉस्पिटल्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, कैपिटल एसेट बना जिससे उसको रिटर्न मिलेगा, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। अगर हम मोटा मोटी देखें तो भारत में 15 लाख करोड़ अगर हम दोनों जोड़ दें कि खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रांट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों मिला के लगभग 15 लाख करोड़ रुपया जो है भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 में मोटा मोटी याद रखिएगा। अब देखो गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का समरी, क्योंकि वो पैसा सरकार को कहाँ कहाँ प्राप्त होता है और सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो अगर हम देखें कि रेवेन्यू रिसीट, सरकार को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू के रूप में पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो सरकार अगर किसी को लोन दिया है तो उस पर जो मिल रहा है, तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं कि सरकार को जो पैसा मिल रहा है उससे एसेट लायबिलिटी बन नहीं रहा है।
तो टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में टैक्स दो हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट हो गया, जीएसटी, कस्टम एक्साइज इनडायरेक्ट हो गया। नॉन टैक्स में क्या हो गया, सरकार को जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, या फिर कंपनियों से जो लाभ हो रहा है, या फ़ी और फाइन, ये सब क्या है आपका रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, जिससे आपको सरकार पे लायबिलिटी बनता है या फिर एसेट आपका कम होता है। इसमें आता है लोन एंड बोरोविंग, चाहे वो आप भारत के अंदर से लोन लीजिए ट्रेजरी बिल के द्वारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या मार्केट से लोन लीजिए, एक्सटर्नल बोरोविंग मतलब विदेश से लोन लीजिए। नॉन डेट रिसीव मतलब आपका लोन नहीं बन रहा है लेकिन आपका जो एसेट है वो कम होगा, ठीक है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिल रहा है, या फिर आपको लोन अगर मिल रहा है, जो आपने किसी को लोन दिया था वो वापस मिल रहा है, तो वो आपका एसेट कम हो जाएगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका डे टू डे होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है, जो सरकार डिपार्टमेंट के द्वारा या को काम करने के लिए देती है या पब्लिक सर्विस देती है, जिससे कोई एसेट नहीं बनता, जैसे सैलरी है, पेंशन है, आपने ब्याज किसी को देना है तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडी हो गया, या राज्य सरकार को ग्रांट जो दे रही है, या यूनियन टेरिटरी को केंद्र सरकार। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार अगर कोई एसेट बना रही है या आपकी लाइबिलिटी कम कर रही है जिस पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अगर सरकार किसी से लोन ली थी वापस दे रही है, ठीक है, या नया लोन दे रही है किसी को। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग मशीनरी का वो करना। अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम लोग 88% हमारा जो था वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और 12% कैपिटल एक्सपेंडिचर था। फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2024 में देखेंगे तो 80% हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 20% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मोटा मोटी समझिए हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग उसका रेशियो जो है आपका 4:1 है, मोटा मोटी इस तरह से याद रखो, ठीक है। मतलब 20% हमारा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 80% के आसपास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम बजट के बारे में बात करेंगे तो बजट जो होता है वो 3 टाइप का बैलेंस बजट होगा, जहाँ पे आपका खर्चा और आपका प्राप्तियाँ रेवेन्यू बराबर एक्सपेंडिचर होगा। इसको न्यूट्रल फिस्कल स्टेंस बोलते हैं, स्टेंस, ठीक। सरप्लस बजट में आप पैसा ज़्यादा कमा रहे होंगे, रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा। डेफिसिट बजट में आपका खर्चा कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा और आपका रेवेन्यू कम होगा, ठीक। तो अगर सरकार को बजट अगर अच्छा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को हम कम करेंगे और रेवेन्यू को हम बढ़ाएंगे। रेवेन्यू बढ़ाने का क्या तरीका है, आप टैक्स बढ़ाइए, नॉन टैक्स बढ़ाइए, है ना। आप कैपिटल जो हमारा रिसीट को बढ़ा सकते हैं और अपना खर्चा को, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना, अगर दोनों में अगर पूछेगा किसको ज़्यादा कम करना चाहिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमको कम करना चाहिए और रेवेन्यू रिसीट को हमको बढ़ाना चाहिए। कैपिटल रिसीट को बढ़ा हम नहीं सकते क्योंकि उससे लोन वोन बढ़ेगा, लाइबिलिटी हमारा बढ़ेगा या एसेट कम होगा। अच्छा चीज़ यही होता है कि आप रेवेन्यू खर्चा को कम कीजिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसीट को बढ़ाइए। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, कैसे जो है कौन कौन सा सरकारी घाटों को नापने का तरीका है। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या, रेवेन्यू जितना आपको एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि सरकार का करंट इनकम, अगर मान लो किसी का रेवेन्यू डेफिसिट है, और रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व खर्चा, मतलब डे टू डे खर्चा, डे टू डे पैसा आ रहा है कहाँ कहाँ से खर्च हो रहा है। अगर हमारा घाटा अधिक है तो इसका मतलब हमको डे टू डे चीज़ों के लिए भी हमको उतना जैसा पैसा नहीं मिल रहा है और फिर हम पैसा कहाँ से लाएंगे, तो फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से पैसा लाएंगे, मतलब उधार लेंगे या डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो नुकसान होता है। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट कम होना चाहिए। अगर फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट मतलब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है जितना आपको पैसा खर्चा है माइनस जितना आपका रेवेन्यू से पैसा प्राप्त हो रहा है और जितना आपको कैपिटल से प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो पैसा लोन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम फिजिकल डेफिसिट निकाल रहे हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि सरकार ने कितना उधार लेके अपना खर्चा को पूरा किया है। तो रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट से, राजकोषीय घाटा से हमको सरकार का टोटल बोरोविंग पता चलता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट अगर 2024-25 में देखोगे तो लगभग 5% जीडीपी का था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका इसका जो ट्रेंड देखोगे तो अप डाउन होगा, लगातार ना तो बढ़ा होगा, लगातार ना तो घटा होगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात करेंगे तो जितना आपका फिजिकल डेफिसिट था, ठीक है, आपको पता है जितना भी पैसा हमको खर्चा हो रहा है उसमें से कुछ पैसा हम लोग पहले जो लोन लिए थे उस पर जो ब्याज दे रहे हैं
उसके दे रही हैं जो इस साल का नहीं होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इस नेट जो हमको ब्याज देना है, कुछ पैसा हमको ब्याज में मिल रहा भी होगा जो हमने लोन दिया होगा, और कुछ पैसा हम दे रहे होंगे तो दे रहे होंगे, तो दोनों को जब घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है प्राइमरी डेफिसिट से, कि कितना पैसा हमको देना है किसके रूप में, ब्याज के रूप में। ठीक है, मतलब कितना पैसा जो हमने लिया है उधार और उस पर हम कितना ब्याज दे रहे हैं। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट तो हो गया। अब देखो भारत सरकार का जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है, उसका जो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, उसका कुछ पैसा वो ग्रांट के रूप में दे रही है, और उस ग्रांट से मान लो जिसको हम दे रहे हैं उससे कुछ वो कैपिटल बना ले रहा है। ठीक है, तो उसको हमको लोग घटाना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है ना। क्योंकि वो पैसा जो है वो ग्रांट के रूप में जो हम दे रहे हैं उसको वो कैपिटल बना ले रही है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बराबर होगा रेवेन्यू डेफिसिट माइनस नेट ग्रांट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है घाटा का। ठीक है, तो ये जो घाटा है दोस्तों वो क्रूशियल होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि किसी भी देश का राजकोषीय जो है अनुशासन कितना है, कितना हम उधार लेंगे, और क्या उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा। लगातार अगर डेफिसिट होता है, घाटा होता है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो या कोई भी हो, स्पेशली अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे, तो इससे पता चलता है कि डे टू डे काम को करने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं टैक्स वैक्स या नॉन टैक्स के रूप में प्राप्त होता है, और उससे सरकार क्या करेगा, उधार लेगा, और वो चुकता नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे जो है वो जमा होते रहेगा पैसा, क्योंकि पैसा वो कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू रिसीट बहुत ही कम है। तो इससे क्या होगा, अब देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो डे टू डे काम के लिए भी अपना खर्चा निकाले, तो वो दूसरे देश पे डिपेंड हो रहा है, उससे उसका खर्चा बढ़ते रहेगा, फिर सरकार घाटा में हो जाएगा, उसका रैंकिंग ख़राब होगा। ठीक है, उसका वेलफेयर, वहाँ के लोगों को कल्याण होगा, फ्यूचर में जो भी जनरेशन होंगे उसका उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि उस देश पे बहुत ज़्यादा उधार है और उसको उस देश को पैसा रिटर्न करना, तो क्या करेगा, फ्यूचर जनरेशन में टैक्स को बढ़ा देगा। अगर हम डेफिसिट का ट्रेंड देखेंगे तो हर डेफिसिट ऊपर नीचे हुआ है। अगर हम देखेंगे कौन सा डेफिसिट ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे याद कर लो शॉर्ट में PERF, पर्फ। सबसे जो हमारा कम होता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट, कितना है, 1.7% ऑफ GDP। उसके बाद है ई से हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कितना है, लगभग 2 से 2.3% GDP का। आर से हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय राजस्व घाटा, वो कितना है, 2.9% GDP। उसके बाद है फिस्कल डेफिसिट, वो कितना है, 5.9% GDP। एक होता है बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट हमेशा ही कितना होगा, 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी ये पैटर्न याद रखिएगा, सबसे कम प्राइमरी होता है, फिर इफेक्टिव, फिर रेवेन्यू, फिर फिस्कल। फिर अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो सरकार बनाता है, इसके द्वारा वो आर्थिक इकोनॉमिक आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, और इसके लिए वो टैक्स नॉन टैक्स चीज़ यूज करता है, मतलब बजट को यूज करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कैसे आ रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, निवेश और विनिवेश, डेट और सरप्लस मैनेजमेंट, अगर पैसा अधिक हो रहा है, मिल रहा है तो सरप्लस हो गया, कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे हम बजट को सरप्लस करेंगे, और डेट को जो हम उधार लिए हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे। देखो एक होता है डेफिसिट और एक होता है डेट। तो जब डेफिसिट 1 साल का होता है, और ये जब हर साल जब हम जुड़ते जाता है घाटा, तो उसको हम लोग उधार बोल देते हैं, डेट बोल देते हैं। क्योंकि जो भी आपका उधार खर्चा होगा घाटे को पूरा करने के लिए, वो मैक्सिमम हम लोग लोन से ही पूरा करते हैं। फिर है फिस्कल पॉलिसी का टाइप्स। तो एक है जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी का टाइप था एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी मतलब हो गया सरकार अपना खर्चा कर रही है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों के हाथ में पैसा जाए सब्सिडी के रूप में या फिर और भी चीज़ों के रूप में, कहीं पुल बना रही है, रोड बना रही है, तो उसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होता है, सरकार अपना खर्चा कम करती है, पब्लिक प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रोग्राम लेके आएगी, टैक्स को कम कर देगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा अधिक रहे, शॉपिंग करे, बिजनेस प्रमोट हो। इससे इम्पैक्ट होगा कि डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोज़गार क्रिएट होगा, नए नए फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ठीक है, बेरोजगारी कम होगा। ठीक है, और
मंदी भी कम होगा, क्योंकि लोग हाथ में पैसा रहेगा, शॉपिंग करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल था 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सरकार ने एक्सपेंशनरी विस्तृत या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति को लेके आई। अगर कॉन्टेक्शनरी का ठीक इसका उल्टा होगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, सरकार अपना खर्चा कम कर देता है, फंडिंग वंडिंग कम कर देता है, प्रोग्राम जो होता है कार्यक्रम या फिर जो योजनाएं चलती है उसको कम करता है, टैक्स सरकार बढ़ा देगा ताकि लोग हाथ में कम पैसा रहे, शॉपिंग कम करे, इकोनॉमी जो तेज़ी से भाग रहा था, महंगाई हो रहा था, वो कम हो जाए, डिमांड कम होगा, महंगाई कंट्रोल होगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगा। ये 1970-1980 में लेके आए थे अमेरिका के द्वारा, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया था तब। अब देखते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी वर्सेस काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। प्रो मतलब होता है कि हम आपको उसको सपोर्ट कर रहे हैं, काउंटर मतलब उसको कम कर रहे हैं। तो जब भी हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा था उसको और ग्रो करवाओ, मतलब इकोनॉमी बूम कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप उसको तेज़ी से बढ़ाइए। कैसे करेंगे? वो टैक्स आप कम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नए नए स्कीम्स लेके आइए, सब्सिडी लेके आइए। मतलब एक्सपेंशनरी अगर फिजिकल पॉलिसी, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा था और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी करिए। अगर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और लोगों के हाथ में से पैसा खींच लीजिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, ठीक है। जब इकोनॉमी बूम कर रहा है तो और खर्चा कीजिए, जबकि इकोनॉमी मंदी है तो और सिकोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद काउंटर साइक्लिकल क्या होता है? जब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तब लोगों के हाथ से पैसा आप खींचिए ताकि इकोनॉमी उतना भी ग्रो ना करे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो फिर धड़ाम से नीचे भी आएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो आपका अप डाउन फ्लो जाता है, इसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तब और उसको आप आगे सपोर्ट कर रहे हो तो वो प्रो साइक्लिकल हो गया। अगर नीचे जा रहा है और उसको नीचे भेज रहे हो तो प्रो साइक्लिकल हो गया। लेकिन जब इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तब उसको आप बैलेंस करके नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो तो काउंटर साइक्लिकल। या इकोनॉमी अगर नीचे जा रहा है तो उसको फिर ऊपर उठा रहे हो तो हो गया काउंटर साइक्लिकल। तो यही है काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल मतलब जो बढ़ रहा है उसको कम करो, कम हो रहा है ज़्यादा करो। प्रो साइक्लिकल मतलब कम हो रहा है और कम करो, बढ़ रहा है और बढ़ाओ, ठीक है। फिर है टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है एक तरह का कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, मतलब अनिवार्य रूप से योगदान होता है जो एक नागरिक करता है या देना होता है बिजनेस को, ठीक है। बदले में सरकार पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको ये बदले में कुछ देगी ही देगी, लेकिन हाँ सरकार आपको प्रोवाइड करती है। टैक्स अलग अलग टाइप में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। अगर हम प्रकृति के हिसाब से बात करेंगे तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अगर हम देखें कि किस पे टैक्स लग रहा है, तो अगर एक व्यक्ति दे रहा है अपने आय पे तो पर्सनल टैक्स, अगर एक कॉरपोरेट मतलब एक निगम कर बोलते हैं इसको, अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रही है तो उसको कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। किस पर्पज़ के लिए लगाया जा रहा है? अगर रेवेन्यू टैक्स मतलब रेवेन्यू चीज़ों पे लगाया जा रहा है, रेगुलेटरी टैक्स मतलब रेगुलेशन पे लग रहा है, विनियमन पे, ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लग रहा है, अगर परमानेंट है तो परमानेंट टैक्स और अस्थायी है तो टेम्पररी टैक्स। अगर हमारा प्रोग्रेसिविटी के हिसाब से देखें तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है और टैक्स बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। अगर इनकम आपका या प्रोग्रेसिव टैक्स बोल, तीन टाइप होता है। एक इनकम बढ़ रहा है और आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। जैसे आप 10,000 रुपया इनकम था तो आप मान लो 100 रुपये टैक्स देते थे, ठीक है, या 10% टैक्स देते थे। अगर इनकम आपका 50,000 हो जाए तो आप 15% टैक्स दीजिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब आपका इनकम कुछ भी हो, जो टैक्स होगा उसका रेट फिक्स होगा। जैसे मान लो 10%, तो अगर 10,000 भी कमा रहे हो फिर भी आपको एक उसका 10% मतलब 1,000 लगेगा। अगर 1,00,000 कमा रहे हो तो 10% मतलब 10,000 रुपये लगेगा, मतलब उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन आपका टैक्स कम आपको देना पड़ेगा, उसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स का ही टाइप्स होता है, मतलब जैसा होता है। फिर है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अनुसार कि वो टैक्स लगा कौन रहा है, कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स, ठीक है। तो टैक्सेशन सिस्टम को बांट सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब अगर हायर इनकम है तो हायर टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टैक्स फिक्स होता है आपके प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में, 10% 20%, भले आपका इनकम कुछ भी हो, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपका इनकम पे लगता है या वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी पे वेल्थ पे लगता है, संपत्ति पे, चाहे एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे तो ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, ठीक है। और इसको देता कौन है? कंज्यूमर्स देता है, जैसे सेल्स टैक्स है, वैट है।
डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो डायरेक्टली सरकार को दिया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा जो टैक्स दे रहा है, ठीक। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना, ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है जो वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है। इसी का काम है कि डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कानून को प्रशासन करना, ठीक। उसके अंदर में दो संस्था है, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो क्या करता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर में इसको बनाए थे। और कोई भी संस्था जब कोई सी एक्ट के अंदर में बनती है तो वो स्टैट्यूटरी संस्था होती है, तो ये भी स्टैट्यूटरी संस्था है। इसका काम है कि पॉलिसी से रिलेटेड इनपुट्स को सरकार को देना, ताकि सरकार जो है पॉलिसी लेके आए डायरेक्ट टैक्स के लिए, और फिर उसको ये जो लॉ बना है डायरेक्ट टैक्स का, प्रत्यक्ष चीज़ का, उसका ये प्रशासन भी करती है। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को इनकम कलेक्ट करती है ना, इनकम टैक्स को। और ये CBD इसको हेड कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करती है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में। कुछ और टैक्स अगर देखेंगे तो एक तो होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसको फाइनेंस एक्ट 1987 से में लाया गया था। ये उन कंपनियों के लिए लाया गया था जो अपना प्रॉफिट को जीरो दिखाती थी, ठीक है, लेकिन उसका कमाती तो बहुत थी, लेकिन वो अपने खर्चा को इतना दिखा देती थी कि कंपनी को बहुत ही कम लाभ हो रहा है ऐसा वो दिखाती थी। और आपको पता है कंपनी के प्रॉफिट पे ही सरकार टैक्स लेती है। तो सरकार बोली कि देख भाई मेरे सामने होशियारी मत कर, मैं अब क्या करूँगा, तुम्हारा बुक प्रॉफिट पे टैक्स लूँगा। बुक प्रॉफिट का मतलब भले ही आपका नेट टैक्स मतलब आपका जीरो हो जाए, मतलब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जीरो हो जाए, लेकिन आपका बुक प्रॉफिट का मतलब खर्चा हटाने से पहले जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पे जो है हम आपको देखेंगे, ठीक है, ताकि आप भी टैक्स दीजिए। उसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बोला गया, ठीक है। ये उन कंपनियों पे लगता है जो मिनिमम टैक्स, जो अपना टैक्स लायबिलिटी को जीरो दिखाती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, कोई एसेट खरीदा और उसको प्रॉफिट पे बेचा, तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, चाहे वो स्टॉक्स आपने खरीदा, कोई बॉन्ड या कोई रियल एस्टेट या कोई ज़मीन, कोई सोना चांदी, ये सारा। फिर है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आपने कोई शेयर खरीदा और आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे आपको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया जाता है, ठीक। इसको 2019-20 में हटा दिए थे, लेकिन अब जो डिविडेंड पे टैक्स लगता है, लाभांश, इसको लाभांश बोलते हैं, लाभांश वितरण कर, वो आपको लगता है, वो शेयर होल्डर आपका के हाथ में से लिया जाता है। उसके बाद है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी शेयर मार्केट पे कोई भी सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूतियाँ, चाहे वो स्टॉक शेयर हो या बॉन्ड्स हो, वो जब खरीद बिक्री उसका होता है तब आपको लगता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये सारा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं गाफा टैक्स, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल टैक्स ऑन डिजिटल जायंट्स, ठीक है। ये जो टैक्स है वो बड़े बड़े जो डिजिटल कंपनियां हैं उस पर लिया जाता है, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजन, ठीक है। इस तरह से ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपका टेक्नोलॉजी ये सब बेचती है उसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर पाएँ, ताकि छोटे छोटे कंपनियों को पे अन्याय ना हो, ठीक है। क्योंकि ये सारी कंपनियां बहुत सारा अपना डिजिटल चीज़ों से सामान को बेच के पैसा कमाती है। तो ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। इसको सबसे पहले फ्रांस लेके आया था, और ये डिजिटल कंपनियों पे लगता है फ्रांस में कितना है, 3% है। तो अगर वो डिजिटल सर्विस अगर दे रही है कुछ ही देश में, तो वो टैक्स उस वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाफा टैक्स बोलते हैं। उसी के सेम जैसा इक्विलाइजेशन लेवी है, वो किस पे लगता है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर। कहने का मतलब मान लीजिए नॉन रेसिडेंट जो इस देश का नहीं है या इस देश का निवासी नहीं है, जैसे गूगल की कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है और इंडिया से पैसा कमा रही है, तो वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन ई कॉमर्स अपना इंडिया में ऑपरेट कर रही है। या फिर ये दोनों पे लगता है, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो विदेश में हो, लेकिन तो वो नॉन रेसिडेंट हो गई जो यहाँ पे 6 महीने से कम काम कर रही है, ठीक है। या फिर फॉरेन की कंपनी जो विदेश में रजिस्टर्ड है, तो दोनों पे आपको इक्विलाइजेशन लेवी लगता है, इंडिया लगाता है। और वो क्योंकि वो डिजिटल सर्विस अपना बेच रही है और ई कॉमर्स अपना पैसा कमा रही है, तो उस पर लगता है। तो जितना भी आपको रेवेन्यू कमाई है कंपनी ने, ठीक है, भारत से, ठीक है,
नॉन रेजिडेंट फर्म्स कमाई है भारत से सर्विस बेच के, डिजिटल सर्विस बेच के, तो उस पर लगता है। पहले ये 2% था, लेकिन हाल ही के बजट में इसको 6% जो है वो कर दिया गया है, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करके पैसा कमाते हैं वो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करेंगे, ये क्या है भाई, कि कितना जो हमारा ये है टोटल कितना हमारा, अगर टैक्स बायंसी देखोगे, ठीक है, टैक्स बायंसी का मतलब हमारा जीडीपी ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा टैक्स कितना हो रहा है, तो लगभग आप देखो 2.5 गुना है। मतलब हमारा अगर जीडीपी 1 से बढ़ रहा है तो टैक्स आपका 2 से मतलब ये कितना से बढ़ रहा है, इसका 2.5 गुना, मतलब 3.5 होगा। ठीक है, उस तेज़ी से बढ़ रहा है, या 2.5 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी 19 था तो हमारा टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा है वो 55.6 बढ़ा है। ठीक है, तो ग्रोथ कितना हुआ है इनकम और इनकम टैक्स में 43। अगर ये 15.4 हमारा था नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ, तो ये 16% से बढ़ा है और 20% से। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हाँ ठीक है, टैक्स बायंसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो ये बताता है कि जीडीपी के रिस्पेक्ट में हमारा टैक्स कैसा बढ़ा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 2013-14 में ये कितना था, 5.6% था। ठीक है, 2022-23 में ये 6.11% था। ठीक है, किसका, जीडीपी का। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा कितना है, 5.6% जीडीपी का, और जो बढ़ के 6.1% हो गया जीडीपी का। और पिछले 24 साल में सबसे ज़्यादा है ये 6.6%, जो 23-24 में हुआ था। टैक्स बायंसी मैंने बता दिया कि जब आपका जीडीपी जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपका कितना चेंज हो रहा है टैक्स। अगर टैक्स बायंसी मेरा अधिक है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हमारा टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये फार्मूला है टैक्स बायंसी का कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है टैक्स के रेवेन्यू में, और बाय चेंज हो रहा है परसेंटेज चेंज ये जीडीपी में। ठीक है, अगर एक से अधिक बायंसी है इसका मतलब क्या, हमारा टैक्स रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा है इकोनॉमिक के ग्रोथ के तुलना में। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा ताकि टैक्स बेस बढ़ रहा होगा, मतलब जिससे हम टैक्स ले रहे थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ले रहे हैं, या तो फिर हमारा टैक्स जितना हम लेते थे उसी को अच्छे से कलेक्ट करने लगे, या फिर नए टैक्स बढ़ाने लगे। बायंसी वन मतलब हो गया जितना तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है उतना तेज़ी से हमारा टैक्स बढ़ रहा है, दोनों बराबर है। बायंसी वन मतलब जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन टैक्स नहीं बढ़ पा रहा है, हो सकता है कि हम कम लोगों से टैक्स ले रहे होंगे, या लोग टैक्स का चोरी कर रहे होंगे, या फिर टैक्स का रेट को कम कर दिया गया होगा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो उसमें पहला एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर। उत्पाद कर मतलब जो उत्पादन हो रहा है उस पर लगेगा, तो जो विनिर्माण वस्तुएं हैं उस पर ये टैक्स लगता है जब वो फैक्ट्री को छोड़ती है तब, वो मतलब फैक्ट्री से निकलने के जस्ट बाद उस पर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सेंटर कौन कौन सा लगाता है, सेंटर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। स्टेट कौन लगाता है, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। इनमें से बहुत सारा टैक्स जो है जीएसटी में मिल गया है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब कोई भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं या बेचते हैं विदेश से मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक है, उसके बाद है सर्विस टैक्स, सेवा टैक्स कब लगता है, जब हम कोई भी सर्विस को कंज्यूम करते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट जो है 2 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है बिकती है। ठीक है, तो जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कलेक्ट वो स्टेट करता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे कोई सामान झारखंड से गया बंगाल में, तो ट्रांजैक्शन यहाँ से शुरू हुआ झारखंड में, तो झारखंड में सेल्स टैक्स लगाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कलेक्ट करके झारखंड को ही दे देगा। इसलिए सेल्स टैक्स जो होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, उद्गम आधारित कर है, जहाँ से सामान बिकना मतलब स्टार्ट हुआ चलना वहीं पे लगेगा। फिर है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जितना वैल्यू ऐड हुआ उस पे लगेगा, जब कोई सामान उस राज्य के अंदर ही बिक रहा है, मतलब झारखंड में बना झारखंड में ही बिक रहा है, तो उसको हम वहाँ पे लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है कि एक राज्य के अंदर में जो सामान बिक रहा है उस पर टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता है हर उत्पादन के हर
स्तर पे लगता है जितना वैल्यू ऐड हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और हर एंटिटी को जो जो वैल्यू चेन में है, ठीक है, उसको ज़रूरत होता है कि जितना टैक्स उसको सरकार को देना है, ऑलरेडी अगर उसने दे दिया है टैक्स तो उसका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने लकड़ी ख़रीदा, ठीक है, लकड़ी जब ख़रीदा तो कुछ पैसा दिया हो, कुछ टैक्स दिया होगा। लकड़ी से पलंग बना के जब बेचा तो उसमें से टैक्स दिया होगा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ऑलरेडी जो लकड़ी कंज्यूम किया था पलंग में उस पर टैक्स दे दिया था, पलंग पे भी दिया। तो क्या करेगा व्यक्ति, जब पलंग पे टैक्स देगा तो जब लकड़ी पे उसने टैक्स दिया था उसको घटा देगा, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है हर प्रोडक्शन के स्तर पे लगता है, और ऑलरेडी अगर आपने रॉ मटेरियल पे टैक्स दे दिया है या इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती चीज़ों पे, तो आपको वापस हो जाएगा, उतना पैसा काट के आपको सरकार को देना है। फिर है एंट्री टैक्स, ठीक है। पहले ये जो टैक्स था वो भारत की गवर्नमेंट लेती थी इंटर स्टेट मूवमेंट पे, जब एक सामान दूसरे राज्य में जाता था, ठीक है। तो ये कौन लेता था, जो राज्य उस सामान को प्राप्त कर रहा है। जैसे कोई सामान झारखंड से बंगाल जा रहा है तो बंगाल पे ये एंट्री टैक्स लगेगा क्योंकि वो इंटर हो रहा है बंगाल में। लेकिन अब जो है ये टैक्स आपका ख़त्म हो गया है। उसके बाद है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी सभी लीगल प्रॉपर्टी के लेन देन पे लगता है। जैसे आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर, इसके लिए आपको फिजिकल स्टाम्प जो है वो चिपकाना होता है, और जितने का प्रॉपर्टी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको उतने का स्टाम्प पेपर लगाना पड़ेगा। ये राज्य लगाता है और इसका रेट जो है एक राज्य से दूसरे राज्य वैरी करता है। फिर है जीएसटी। जीएसटी जो है 2017 में लगा था, 1 जुलाई 2017 में। इसमें बहुत सारा जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स था उसको मिला दिए गए हैं। इसमें टोटल 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28 और एक जीरो है टैक्स, 0% है जो इसेंशियल चीज़ों पे, आवश्यक वस्तुओं पे लगता है। ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो सामान जहाँ कंज्यूम होगा, उपभोग होगा, वहीं पे लगेगा, ठीक है, और वहीं पे वो कलेक्ट होगा जहाँ वो सामान कंज्यूम होगा, ठीक है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल पे टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, या इंटरमीडिएट गुड्स पे, तो फिर वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके कंप्लायंस के लिए कंपनी इस आसानी से जीएसटी भर पाए, इसके लिए जीएसटीएन पोर्टल बनाया गया है। इसमें सामानों को स्लैब के अनुसार जीएसटी काउंसिल जो अलग अलग कैटेगरी में बांटता है और उसको अपडेट भी करता है। कौन? जीएसटी काउंसिल। इसके लिए एंटी प्रॉफिटरिंग एक अथॉरिटी भी बनाया गया है। मान लीजिए सरकार ने टैक्स में कम किया और उसके कारण कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसलिए हो गया क्योंकि टैक्स का पैसा बच गया उसका, तो उसको टैक्स को रिफ़ंड कर मतलब देना पड़ेगा, मतलब शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, मतलब उसका सामान का मूल्य कम करना पड़ेगा, नहीं तो मुनाफाखोरी जो प्राधिकरण है वो कम कर दे, उसको पनिशमेंट देगा, उसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी पनिश करेगा। फिर है डुअल जीएसटी मॉडल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है सेम टैक्स बेस पे जीएसटी लगा सकता है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया था जो पॉलिसी बनाती है, मामलों को सुनती है, फिर कौन सा चीज़ पे छूट देना है, कितना टैक्स लगाना है, सारा चीज़ें डिसाइड करती है। फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगता है, मतलब एक सामान अगर दूसरे राज्य में बिक रहा है तो उस पर IGST लगता है और ये केंद्र और राज्य के बीच में शेयर होता है। फिर इसमें राज्य को कंपेंसेशन भी दिया जाता है। अगर ये इसमें प्रावधान था कि जीएसटी में क्या हुआ, बहुत सारे राज्य सरकार का टैक्स भी मिल गया, जिसमें आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य सरकार का टैक्स इसमें मिला हुआ है, ठीक है। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है, एंट्री टैक्स है, लग्जरी टैक्स, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स में भी राज्य सरकार को पैसा मिलता था। स्टेट वैट है, एम्यूजमेंट टैक्स है, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स है, स्टेट का सर चार्ज है, सेस है, तो ये सारा चीज़ जो है वो जीएसटी में मिल गया। तो बहुत सारे राज्य को डर था या कि हमको लॉस हो जाएगा, जीएसटी के बाद हमको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर केंद्र सरकार बोली कि ठीक है, जीएसटी आने के 5 साल के तक जो है, मतलब 2022 तक हम आपको जितना भी आपका रेवेन्यू का लॉस होगा, कि जीएसटी आने के पहले आपको जितना रेवेन्यू मिल रहा था और जीएसटी आने के बाद जितना रेवेन्यू मिल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम आपको क्या करेंगे, कंपेंसेट कर देंगे, मुआवजा के रूप में दे देंगे। फिर लाया गया इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इसमें क्या था, अगर कोई व्यक्ति जो है 50,000 या उससे अधिक का सामान खरीद के एक राज्य से दूसरे राज्य या उसी राज्य में जा रहा है तो उसको एक बिल लेना पड़ता था कि हमने सामान खरीदा है, उसी को बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल।
जो 50,000 के सामान पे ऊपर आपको लेना पड़ता था, और लगभग अगर आप 10 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो। फिर एक संस्था बनाया गया, एक नेटवर्क बनाया गया जो जीएसटी प्रशासन को और सारा चीज़ एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखेगा डिजिटल तरीका से। उसको नाम दिया गया जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, अब देखो जीएसटी ग्रोथ अगर हम बात करेंगे तो 2023-24 में 11% का ग्रोथ हुआ है, बस ये उतना कुछ काम का नहीं है। अच्छा, बस ये याद रखना है कि लगभग 10 से 10.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी में कैलकुलेट हमारा हुआ है। उसके बाद ये हमने देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा टैक्स सब्सिड्यूम हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया जीएसटी में, वो क्या है? सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेनवैट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी, सीवीडी सर्विस टैक्स। कौन कौन सा टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है, पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है वो नहीं है, तंबाकू अल्कोहल पे वो नहीं है, प्रॉपर्टी पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है वो जीएसटी के अंदर में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं है, व्हीकल टैक्स नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। अब देखते हैं दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है टैक्स इवेजन और दूसरा होता है टैक्स एवॉइडेंस। टैक्स इवेजन का मतलब ये गैर कानूनी होता है, जहाँ पे टैक्स आपको देना चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हो, दे नहीं रहे हो, टैक्स का चोरी कर रहे हो। ठीक है, अपना मतलब इनकम को कम दिखा के या छिपा के, वो इलीगल है और कानून के तहत ये पनिशेबल है, पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके लिए व्यक्ति ब्लैक मनी यूज करता है, अपना खर्चा को ज़्यादा दिखा देता है, अपना इनकम को कम कर देता है। ठीक है, अपना संपत्ति को छिपा देता है। मकसद यही होता है कि कानून को तोड़ के टैक्स कम देना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, फाइन होगा, जेल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है कि अपना इनकम रिकॉर्ड को झूठा दिखाना और विदेशी संपत्ति को छिपा देना। टैक्स एवॉइडेंस क्या होता है? ये इलीगल नहीं है, कानून में ही कुछ खामियां होती है, उसी खामियां को अगर यूज करके, लूप होल्स का यूज करके अगर हम टैक्स कम दे रहे हैं तो उसको हम लोग टैक्स एवॉइडेंस बोलते हैं। ये लीगल है, कानूनी रूप से वैध है करना, लेकिन अनएथिकल है, अनैतिक है। ठीक है, इस पे अगर आप कोई करोगे तो ये टैक्स एवॉइडेंस, तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कानूनी सुधार की ज़रूरत पड़ेगी हमको टैक्स एवॉइडेंस को कम करने के लिए, क्योंकि कानून में कुछ खामियां थी। ठीक है, और इसका मकसद, टैक्स एवॉइडेंस का यही मकसद होता है कि कानूनी रूप से मानते हुए हमको टैक्स का जो दायित्व है वो कम करना। इसके लिए व्यक्ति जो है छूट का, एग्जम्पशन, टैक्स क्रेडिट का, लूप होल का यूज करता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बीईपीएस मतलब होता है दोस्तों बेस इरोजन, मतलब जितना टैक्स देना चाहिए, जितना चीज़ पे, जितना इनकम पे। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपना इनकम को कम करती है सबसे पहले। ठीक है, और उसका प्रॉफिट को ऐसे देश में शिफ्ट कर देती है, मतलब ये दिखा के कि हम वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती है, ये अपने प्रॉफिट को उस देश में शिफ्ट कर देती है कि हम वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। कहाँ से? जहाँ पे जो टैक्स हेवन होती है, मतलब जहाँ पे टैक्स का दर बहुत कम होता है। इससे क्या होगा, जहाँ से वो पैसा कमा रही है उसको टैक्स कम मिलेगा। ठीक है, और सरकार का रेवेन्यू कम जनरेट होगा। तो ओईसीडी का एक फ्रेमवर्क है जो वो लेके आया बीईपीएस प्रोजेक्ट, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट, जो गाइडलाइंस दिया कंट्री को कि कैसे जो है कंपनी जो टैक्स का अवॉइडेंस कर रही है उससे आप निपट सकते हैं। ठीक है, इसमें बात की गई ट्रांसपेरेंसी लाने का। ठीक है, एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिपोर्ट करेगा कि ये कंपनी मेरे यहाँ काम कर रही है। ठीक है, यहाँ से पैसा इतना, ताकि जो है एक थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ पाए और ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन हो पाए। ट्रांसफ़र प्राइसिंग हमने वोडाफोन के समय देखा था। मोटा मोटी ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ठीक है, और ये कंपनी मान लो सी है। ठीक है, तो ये मान लो बी की कोई कंपनी है, अगर ये किसी दूसरे को, ठीक है, तो ये जो बी कंपनी अगर अपना शेयर किसी को बेचती मार्केट, खुले मार्केट में, तो सरकार उस पर टैक्स वैक्स लगाता प्लस, क्योंकि ये हाई रेट में बिकता है इसका शेयर। लेकिन वही कंपनी अगर कम रुपया में अपना शेयर अपने ही कंपनी के बेच दे, अपनी सब्सिडरी कंपनी को बेच दे, तो सरकार को ये दिखा देगी कि हम तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सरकार को टैक्स भी नहीं देगी, प्लस ये औना पौना दाम में इसको बेच देगी, तो सरकार को उसको लॉस होगा। तो इसी को ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। इसी को रेगुलेट करने के लिए बीईपीएस जो है गाइडलाइंस भी लेके आती है, तो इंडिया इसको पार्टिसिपेट करता है। ठीक है,
और ये इम्प्लीमेंट भी करता है BEPS को, और अपना जो टैक्स बेस है, टैक्स का आधार है, उसको इंडिया सेफगार्ड भी करता है कि हम जिसे टैक्स लेने का हम इंडिया का ये है एलिजिबल है, योग्य है, उस पर टैक्स लेगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैंने बताया, ये ट्रांजैक्शन जो होता है दो रिलेटेड कम्युनिटी एंटिटी के बीच में होता है, जैसे एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का सब्सिडियरी के मध्य में, ठीक है। मकसद वही होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक आर्म्स लेंथ पे हो, मतलब इतना दूरी इस पे तो हो अगर प्राइसेस जो है अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हो, ठीक है। इंडिया का जो टैक्स अथॉरिटी है वो स्क्रूटनाइज करता है, देखता है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग तो इसलिए नहीं किया गया है कि टैक्स को चोरी करने के लिए और प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए। ट्रांसफ़र प्राइसिंग गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सही तरीक़ा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखती है। फिर अथॉरिटी ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्यूचर में आप कोई प्रोडक्ट लाने वाले हैं, ठीक है, तो उस पर कितना टैक्स होगा, तो उसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है जो एडवाइस देता है, बाइंडिंग एडवाइस देता है टैक्स पेयर को कि कॉम्प्लेक्स टैक्स मैटर में और ट्रांसफ़र प्राइसिंग मामलों में, ताकि टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, वो कम हो जाए और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज को मदद मिले। फिर है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो होता है इसमें कानूनी प्रावधान है, लीगल प्रोविजंस हैं, ताकि टैक्स अवॉइडेंस जो हो रहा है उसको दूर किया जाए, ठीक है, और देश का जो कानून है उसके सामंजस्य में वो रहे, ठीक है। मकसद यही है कि मेनली इसको लाया गया था टैक्स का फ़ायदा के लिए, लेकिन आर्थिक जो एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जेन्युइन हो रहा है, जो सही हो रहा है, ठीक है, उसको भी फोकस करने के लिए लाया गया था। इसको इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कर रहा है, किया जाता है, ताकि टैक्स जो है कानून में जो लूप होल्स है टैक्स को रिलेटेड उसको कम किया जा सके। उसी को बोलते हैं, देखो, एंटी अवॉइडेंस रूल। तो कैसे आप एंटी अवॉइडेंस को कम करोगे, उसके लिए जनरल रूल्स है, बस ऐसा समझो। फिर है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट है। उसमें ये बोला जाता है अगर एक व्यक्ति कुछ भी पैसा मान लो कमा रहा है, सेम इनकम, ठीक है, समान अगर आय कमा रहा है, ठीक है, तो उस पर दो देश जो है टैक्स ना ले। जैसे कि मान लो कोई रिलायंस की कंपनी है, वो हम पैसा मान लो कमा रही है अमेरिका से, तो अमेरिका में अगर वो टैक्स दे दी है तो सेम आय पे, सेम इनकम पे वो इंडिया में टैक्स नहीं दे, तो उसी के लिए लाया गया जनरल क्या लगेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कर अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। इससे वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को राहत मिलेगा, ठीक है, जो विदेश से पैसा कमा रही है वो, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया में ये हुआ कि बहुत सारे देशों से इंडिया ने जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जो एंटी BEPS प्रिंसिपल को सिद्धांत में रख के है। उसके बाद है आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये मल्टीनेशनल कंपनी को बचाने के लिए है, ताकि वो अपना प्रॉफिट जो है उस देश में शिफ्ट ना करे, सिर्फ फ़ायदा के लिए, टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, ये पैसा कमा रही है वाई कंपनी से, लेकिन यहाँ पे टैक्स उसको देना है 14% या 20%, तो ये दिखा दे पूरा पैसा यहीं से कमा रही है, लेकिन ये दिखा दे कि पैसा हम जेड कंपनी से कमा रहे हैं जहाँ पैसा टैक्स का रेट है 10%, तो कमा रही है आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा इसका यहाँ पे हो रहा है मेजरली मुख्य रूप से, लेकिन ये पैसा यहाँ से दिखा रही है, ये दिखा रही है कि यहाँ से हम कमा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि टैक्स उसको कम देना पड़े। तो उसको दूर करने के लिए लाया गया जनरल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। उसमें ये बोला गया कि हम मिनिमम टैक्स फिक्स कर देंगे, मान लीजिए 15%, तो चाहे वो यहाँ से में काम करे या यहाँ में काम करे, उसको 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो कोई कंपनी दूसरी कंपनी देश में इसलिए सिर्फ नहीं जाएगी कि हमको टैक्स वहाँ पे कम लग रहा है, क्योंकि उसको 15% टैक्स लगेगा ही लगेगा, कहीं भी वो काम करे, ठीक है। उससे ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मिनिमम 15% लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसको अलग अलग हम लोग फ्रेमवर्क ढांचा में लेकर पिलर 1 में हम लोग MNC पे फोकस कर रहे हैं और 15% टैक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी में बात की गई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का, कि वहाँ प्रभावी रूप से वो प्रबंधन अपना कौन से देश में कर रहा है, जिस देश में वो अपना सब बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो सब डिसाइड किया जाएगा इसमें। टैक्स हेवन मतलब समझ गया, ऐसा देश जो टैक्स, जहाँ पे टैक्स का दर बहुत कम है, जैसे केमन आइलैंड है, सिंगापुर है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ हो गया। और वहाँ पे टैक्स जो होल्डर जिसका वहाँ पे अकाउंट है, वहाँ उसका बचत भी किया जाता है, मतलब उसको गोपनीय रखा जाता है, तभी लोग टैक्स हेवन में जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। उसका देखेंगे टैक्स में क्या क्या सुधार हुआ है, तो इसको हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।
तो और 5-6 पेज है, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगले क्लास में करते हैं। आधा पौन घंटा और होगा तो ये फिजिकल पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा।